अब हम करने जा रहे हैं नेमिंग और नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। तो ये आईयूपीएसी है क्या और कैसे वो नेमिंग करता है, कैसे वो रूल्स बनाता है, आज हम सीखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कोई भी कंपाउंड मिलता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले क्या होता था कि हम सोचते थे इसकी नेमिंग क्या रखें क्या रखें। अब आईयूपीएसी क्यों जरूरी है, पहले आप ये समझिए। अगर मान लीजिए मुझे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड मिला, मैंने उसका नाम रख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कैसे पता चलेगा, उसके बारे में डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आईयूपीएसी क्या कहती है, भाई मेरे हिसाब से आप नेमिंग कीजिए, पूरा वर्ल्ड उसी को फॉलो करेगा, तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा शुरू हुआ 1958 से। द ऑफिशियल नेम और सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1958। तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारे देश आजाद होने के बाद ये रूल्स अप्लाई हुए। ठीक है, तो सो दे आर कॉल्ड आईयूपीएसी नेम और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नाउ देयर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर, दीज स्पेलिंग लगाओगे भाई, ठीक है, दीज आर। तो भाई कौन कौन सी थ्री थिंग्स आपको जरूरत है, जरा समझिए। सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है और स्टेम क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है आपका सफिक्स और थर्ड है आपका प्रीफिक्स। ये दो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सफिक्स क्या होता है जो पहले आए, और प्रीफिक्स क्या होता है जो पहले आए, और सफिक्स क्या होता है जो बाद में आए। ये वर्ड रूट क्या है, ये स्टेम क्या है, इसके बारे में अभी आप जानोगे। समझिए जरा, वो कह रहे हैं वर्ड रूट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आप नेमिंग करते हो ना, तो आप प्रीफिक्स रखते हो, सफिक्स रखते हो, और एक वर्ड रूट आएगा अभी आप जब नेमिंग सीखोगे, क्योंकि जो हमने सीखा है वो बहुत छोटी छोटी नेमिंग्स है, समझ गए ना। तो बेसिकली ये जो वर्ड रूट है ये आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये आपका वर्ड रूट है, अगर 1 कार्बन है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मेथ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 2 के लिए क्या यूज करोगे, ईथ या एथ, जो भी बोलना चाहो। 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो ये आपकी क्या हो गई, वर्ड रूट्स हो गई। ये जो मेथ है ना, इसको मैं प्रीफिक्स भी बोल रहा था। अभी आप सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब समझ जाओगे जब हम बड़ी नेमिंग करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मीथ और एन, इसमें कुछ था ही नहीं, तो ये पहले आ रहा तो इसको प्रीफिक्स बोल देते थे, ये बाद में आ रहा तो ये प्रीफिक्स। बट एक्चुअल में ये क्या है, वर्ड रूट, जो आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 कार्बन के लिए आपको पता ही है, मैथ, एथ, प्रोप, फिर क्या आ जाएगा, ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डेक। तो ये याद रखना, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, कैसे यूज होगा थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी आइडिया है। सफिक्स क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो बाद में आएगा। सफिक्स इज अ वर्ड विच इज एडेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपाउंड। किसी भी नाम के बाद जो ऐड हो जाएगा वो क्या होगा, सफिक्स। अब सफिक्स भी 2 टाइप्स के हैं, एक है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स इज इशूड टू डिनोट द नेचर ऑफ कार्बन टू द कार्बन बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बॉन्ड्स कितने हैं, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कौन से बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं, उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स।
ठीक है, एंड में क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं ना, जैसे मीथ एन, एन आपको क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर इन लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर आइन लगा हुआ है तो, अब इनकी जो टेबल है वो आपको पता चल जाएगी। ये आपके क्या है, प्राइमरी सफिक्स हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एंड में क्या लगा देते हैं, एन, जो आपको थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाता है। ठीक है, और इससे इस पूरे ग्रुप का भी पता चल जाता है कि कौन से ग्रुप से है। अब सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड एक्सेट्रा। अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक बता देता हूं, मीथ जो है वो वर्ड रूट है, इससे पता चल रहा है एक कार्बन है। एन्स जो है वो प्राइमरी सफिक्स है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। और ओइक एसिड अगर मैं लगा दूं, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाता, मिथेनोइक एसिड। ये जो ओइक एसिड है ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड यहां पे लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो ओइक एसिड है, मीथेनोल, नोल लग जाएगा, इथेनल, अल लग जाएगा एंड में, तो वो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, जो अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया। बस इतना समझ लीजिए कि मीथेन के बाद भी जो लिखा हुआ होगा वो फंक्शनल ग्रुप आपको बताएगा, और वही हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर अभी हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स, दारू के बारे में पढ़ेंगे, मस्त आज पार्टी चलेगी। ठीक है, एंड में OH लग जाएगा जब आप कंपाउंड लिखोगे, जैसे अभी हम ऐसे लिखते हैं CH4, अब आप देखोगे साथ में क्या लग जाएगा, OH भी लग जाएगा। ठीक है, यहां पे कम हो जाएंगे कुछ हाइड्रोजन वगैरह, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अगर एंड में OH लगा हुआ है तो नाम के एंड में हम क्या लगा देते हैं, ओल लगा देते हैं। जैसे मीथ मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओल का मतलब ये अल्कोहल का कंपाउंड लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोल। तो एन जो है वो प्राइमरी और ओल जो है वो सेकेंडरी। इसी तरीके से एल्डिहाइड अगर होगा तो अल लग जाएगा, कीटोन होगा तो ओन लग जाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड लग जाएगा। अब ये मत सोचना समझ में नहीं आ रहा, अभी नेमिंग मैंने आपको बताई नहीं है, बस मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जरा देख लीजिए कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि देखिए अगर फ्लोरीन लगा होगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये अभी यूज होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे जरा। IUPAC नेमिंग में कुछ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कहीं कहीं पर उनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, कहीं कहीं पर उसको हम एज अ सफिक्स यूज करेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको हम सफिक्स में यूज करेंगे, मतलब पीछे लगाएंगे नेम के आगे। सिर्फ एक हेलो एल्केन्स होते हैं जिनको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, जैसे कि prefix is a part of IUPAC name which appear in the beginning of the it denotes the substituent group if present in the organic compound। हाइड्रोकार्बन्स में अगर कहीं पर फ्लोरीन लगा हुआ मिला मुझे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा मीथेन है, इसमें से अगर मैं एक कार्बन हटा दूं और क्या लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। तो ये कहां पे यूज हो रहा है, इस बार पहले यूज हो रहा है ना, तो इसका नाम हो गया फ्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन लगा हुआ मिला मुझे तो क्लोरोमीथेन, फिर ब्रोमो, आइडो, और अगर आइल ग्रुप आ गया, आइल, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। समझ आ रही बात है नहीं? अगर एक बॉन्ड मिसिंग है तो वो क्या हो जाएगा, अगर सॉरी ये तो आयोडीन का है, आयोडो। यहां पे देखो एक कार्बन मिसिंग है, जो मैं आपको एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी बता चुका हूं। होने चाहिए थे यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर है 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका मिथाइल। यहां पर एक बॉन्ड मिसिंग है तो ये क्या हो गया, इथाइल। यहां पर एक बॉन्ड मिसिंग है तो क्या हो गया,
प्रोपाइल। ठीक है, तो ये सारे के सारे एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एल्केन की नॉमेनक्लेचर, जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुछ रूल्स हैं क्योंकि एल्केन में एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है, जिनको हम आइसोमर्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब ये ब्रांच चेन आ गई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो आपसे पहले केस में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। चेन का मतलब देखो कि किसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो ये है 1 2 3 4। इस वाली चेन में सिर्फ 4 कार्बन हैं। इधर से देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4, इधर भी कितने हैं? 4 कार्बन। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट वाली देखूं 1 2 3 4 5, तो मुझे लगता है ये वाली जो है वो सबसे बड़ी चेन है। जरूरी नहीं सबसे बड़ी चेन स्ट्रेट ही हो, चेन इधर भी अगर मान लीजिए 2 कार्बन में इधर लगा दूं, 2 3 लगा दूं, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो वो कह रहे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर वो कह रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज स्लाइड चेन ब्रांच आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल इथाइल। वो कह रहे हैं इसके अलावा जो ब्रांच चेन बच गई वो एल्काइल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि होने चाहिए यहां पे देखो इस वाली ब्रांच में तो सारा कुछ इंक्लूड हो गया है। इसके पास होने चाहिए थे 4 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन है सिर्फ 3। जब एक हाइड्रोजन मिसिंग होता है तो वो कौन से ग्रुप का होता है? एल्काइल ग्रुप का होता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर एक कार्बन है तो ये होगा मीथ, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो आएगा आइल, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो ये हो गया। और इसकी नेमिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेटली की जाएगी। कैसे सेपरेटली की जाएगी अभी आपको बताया जाएगा। कौन सा? ये दोनों। वो कह रहे हैं भाई ये बताओ कि सबसे ज्यादा कार्बन कहां पर है, इस वाली चेन में है, इस वाली चेन में है, या इस वाली चेन में? तो मैंने देखा इधर 4 है और इधर भी 4 है, लेकिन इस वाली चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन, और इसी को मैं बोलूंगा पेरेंट चेन। क्या बोलूंगा? पेरेंट चेन। और बाकी जो कुछ भी रह गया वो मेरी होगी ब्रांच चेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं जी नेमिंग जब आप करोगे तो इस पेरेंट चेन की नेमिंग अलग से होगी और बाकी जो ब्रांच चेन है उसकी नेमिंग अलग से होगी। ब्रांच चेन में हाइड्रोजन होने चाहिए थे 4, क्योंकि CH4 होना चाहिए था ना, लेकिन है 3, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो ऊपर यूज हो गया। तो इसको एल्काइल ग्रुप का माना जाता है। कौन से ग्रुप का माना जाता है? एल्काइल ग्रुप का, क्योंकि यहां पर जो ब्रांच चेन है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, इसीलिए ये मिथाइल है। मान लीजिए एक और यहां पे कार्बन लगा हुआ होता, क्योंकि 2 कार्बन हो जाते तो इसका नाम क्या हो जाता? इथाइल, मेथ एथ प्रोप्यूट। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद वो कह रहे हैं कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड in such a way that the alkyl group gets the lowest possible number। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करनी है। कैसे नंबरिंग करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इस ब्रांच चेन को उठा के इधर लगा दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? यहां पे लगा दूं? चलो इधर लगाता हूं, उस साइड लगाता हूं। इस ब्रांच चेन को हटा के मैं यहां पे लगा रहा हूं, क्योंकि फिर मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। गलत ये बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको जो भी बताया गया बिल्कुल सही है, बस जो मैं अब करने जा रहा हूं उससे मैं ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में लग गई थी ब्रांच चेन। तो अब जो स्टेप बताने जा रहा हूं वो ज्यादा क्लियर हो नहीं पाता। अब जरा समझिएगा,
वो कह रहे हैं इसकी नंबरिंग कीजिए आप। नंबरिंग मतलब कितने कार्बन है, यहां पे देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये पांचवा। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो भाई साहब ऐसे भी 5 बन रहे हैं और ऐसे भी 5 बन रहे हैं, तो दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर लो। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ब्रांच चेन बन जाएगी, बात एक ही है, समझ गए। अगर 2 ऐसी चेन्स बन रही हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने काउंटिंग इधर से ना करके इधर से की होती तो ये होता पहला कार्बन, ये होता दूसरा कार्बन, ये होता थर्ड कार्बन, ये होता फोर्थ कार्बन और ये होता फिफ्थ कार्बन। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी नंबरिंग सही होगी, क्योंकि नंबरिंग के बेसिस पे हम नेमिंग रखने वाले हैं, आईयूपीएसी नेमिंग रखने वाले हैं। तो याद रखना नंबरिंग वो वाली सही होगी जहां से ब्रांच चेन पहले पड़ेगी, पास में पड़ेगी। अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग देख रहा हूं तो ये चौथे नंबर पे ब्रांच चेन पड़ेगी, और अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग देखूं तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है भाई, सेकंड पोजीशन पे। तो आपको क्या लगता है इधर से ब्रांच चेन पास में है या इधर से पास में है? इधर से पास में। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है। तो बीच में दोनों में से कोई सी भी ले लो। अभी इससे पहले जो मैंने इरेज किया वहां पर बीच में था, तो आप इधर से देखते तो थर्ड पोजीशन पे है और इधर से देखते तब भी थर्ड पोजीशन पे, तो दोनों में से कोई भी नंबरिंग ले लो। बट अगर ऐसा हुआ कि एक साइड से पास में पड़ रहा है और दूसरी साइड से पास में नहीं पड़ रहा है, तो वो वाली नंबरिंग सही होगी जहां से ब्रांच चेन पास में पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं चाह रहा था नंबरिंग अलग अलग रहे, इसलिए उठा के मैंने इसको यहां पर रख दिया था, बस, और कोई चेंज नहीं किया। समझ आ रही बात? यानी अगर बीच में होता तो दोनों में से कोई सी भी ले लो, दोनों सही है। तो पहला मेरा क्या कंडीशन थी कि भाई जो सबसे, वो चेन आप ले लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, उसको पेरेंट चेन कहेंगे। सेकंड पॉइंट था बाकी जो भी बच जाएगा वो ब्रांच चेन होगी और उसको एल्काइल ग्रुप में काउंट किया जाएगा और उसकी नेमिंग अलग से होगी। कैसे होगी बताया जाएगा। थर्ड मेरा स्टेप यह है कि आप नंबरिंग कीजिए और वो वाली नंबरिंग सही होगी जहां से ब्रांच चेन पास में पड़ेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड, यहां से पढ़ लो फिर मैं ऊपर कर दूंगा। वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। वो कह रहे हैं, अभी जब एग्जांपल दूंगा ना तो सारे स्टेप्स बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी बस वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप इस ब्रांच चेन की या एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कर रहे होगे तो आपको उसकी पोजीशन भी बतानी होगी। यह बताना होगा कि यह एल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, और वो आप डिनोट करोगे नंबर के साथ। जैसे मैं लिखूंगा 2 से पता चल जाएगा कि ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। अभी सारे स्टेप समझ लो, सारे स्टेप सुन लो ध्यान से, और अभी एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है। वो कह रहे द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप है इसकी नेमिंग एक तो पोजीशन और एल्काइल ग्रुप का जो कंपाउंड है उसकी नेमिंग करने के बाद होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही? कंपाउंड की जो नेमिंग है उसमें क्या होगा भाई, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब ये जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इसकी नेमिंग बाद में होगी, पहले नेमिंग किसकी होगी? एल्काइल ग्रुप की होगी। कैसे होगी वो बताया जाएगा, लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले नेमिंग की जाएगी एल्काइल ग्रुप की, बाद में की जाएगी पेरेंट चेन की। ठीक है। जैसे घर में खाना बनता है ना, बच्चों को पहले खिलाया जाता है, मां बाप बाद में खाते हैं, भाई बच्चे भूखे हैं, वैसे ही ये बच्चा है, ये पेरेंट है, पहले नेमिंग इसकी होगी और इसकी नेमिंग बाद में होगी। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं नेमिंग के सारे रूल्स। भाई मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, मैंने लिखा CH3,
फिर सी, अरे भाई ये समझो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसमें पेरेंट चेन क्या है। पहले तो आप ये समझिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स है। ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स है? 2 हाइड्रोजन्स है। ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स है? 2, और इस वाले के साथ 3। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें पेरेंट चेन कौन सी है और ब्रांच चेन कौन सी है। आप बोलोगे सर इसमें ब्रांच चेन है ही नहीं, इसमें सिर्फ पेरेंट चेन है। तो जब ऐसे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको नंबरिंग और नेमिंग वेमिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका सिंपल नेम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट और सारे के सारे कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जो भी मैंने लॉ बताया है, जो प्रोसेस बताया, वो तब है जब ब्रांच चेन है। अगर ब्रांच चेन नहीं है तो सिंपल नेम ही लिख दो। अगर एक हाइड्रोजन यहां पे कम होता, मान लीजिए यहां पे एक हाइड्रोजन कम होता, तो एक बॉन्ड इसका फ्री रह जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता? ब्यूट, और आगे क्या लग जाता? आइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप का हो जाता। ठीक है, पहले तो ये समझिए। अब समझो जरा, ऐसा होता कि इस हाइड्रोजन की जगह पर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते, तो क्या होता? देखो, एक हाइड्रोजन है, फिर यहां पर 2 हाइड्रोजन नहीं बचेंगे, फिर एक हाइड्रोजन बचेगा और इसके साथ में लगा होगा CH3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? अब वो रूल्स लगेंगे, अप्लाई होंगे जो मैंने आपको बताए थे। एक और छोटी सी बात बता दूं, मान लीजिए ये ब्रांच चेन ऐसे यहां पे लगी हुई होती है CH3, फिर यहां पे CH2 हो जाता है ये, तो क्या ये ब्रांच चेन है? नहीं भाई साहब, इसको उठा के सीधा किया जा सकता है। ये एक स्ट्रेट चेन है, बेंड कर दी गई है बस। ब्रांच चेन तब होती है जब बीच में आ जाए। आप समझो जरा मेरी बात को। अब बताओ, इसको मैं सीधा कर सकता हूं क्या? अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में लगी हुई है। इधर भी कुछ और है, इधर भी कुछ और, बीच में लगी हुई है। ये है ब्रांच चेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे ले रहा हूं बॉक्स, मर्जी है बॉक्स लेनी है तो लो, वरना कोई एज सच रूल नहीं है। लेकिन बनाओगे जैसा बनाते चले आ रहे हैं भाई टीचर्स वगैरह, वैसे ही बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको किसी और कलर से दिखा देते हैं। भाई ये है मेरी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और ये है मेरी ब्रांच चेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है, अब इसकी नंबरिंग करनी है। भाई ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, इसमें से कौन सी पेरेंट चेन होगी, कौन सी ब्रांच चेन? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इस वाली चेन में 4 कार्बन हैं, इस वाली चेन में 3 कार्बन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। और इस वाली चेन में भी 4 कार्बन है, तो आप चाहें तो स्ट्रेट वाली चेन ले लें या ये वाली चेन ले लें, दोनों बिल्कुल सही है। फिर ब्रांच चेन ये वाली बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अभी स्ट्रेट चेन लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए मैंने स्ट्रेट वाली ले ली। तो पेरेंट चेन और ये है मेरी ब्रांच चेन। इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई पेरेंट चेन पहचानिए और ब्रांच चेन पहचानिए। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो मेरी पेरेंट चेन बन जाएगी। सेकंड स्टेप में वो कह रहे थे भाई नंबरिंग करो। नंबरिंग मैंने इधर से की और फिर इधर से भी की, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। वो कह रहे थे वो वाली नंबरिंग सही होगी जिसमें ब्रांच चेन पास में पड़ेगी। तो यहां से ब्रांच चेन पड़ रही है सेकंड पोजीशन पे, यहां से ब्रांच चेन पड़ रही है थर्ड पोजीशन, तो ये वाली मेरी नंबरिंग गलत है,
ये वाली मेरी नंबरिंग सही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसकी नेमिंग कैसे होगी जरा ध्यान से समझिएगा। वो कह रहे थे सबसे पहले नेमिंग होगी ब्रांच चेन की, और उसमें सबसे पहले आप बताओगे इसकी पोजीशन। तो आप लिखो 2, फिर लिखोगे डैश 2, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है बताओ जरा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आएगा मीथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें मिसिंग है तो आइल, तो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब आएगा नंबर पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? 4, टोटल तो 5 है, लेकिन पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन्स हैं? 4। 4 के लिए क्या यूज होता है बताओ? ब्यूट। याद रखना अब कोई भी गैप नहीं आएगा, 2 मिथाइल ब्यूट एन। ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन्स हैं और सारे के सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई इसकी नेम। सबसे पहले हम बताते हैं क्या? पोजीशन, फिर एल्काइल ग्रुप की सबसे पहले नेमिंग होगी और एंड में लिख दिया जाएगा पेरेंट चेन का नेम। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे और एक फ्लो में लिखे जाएंगे, कोई भी बीच में गैप डैश नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये होती है IUPAC नेमिंग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अब मैं बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली शॉर्ट में लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यह है CH3, यह है CH2, यह है CH, यह है CH, यह है CH2, CH2, CH3। यहां पे लगा हुआ है एक CH3, यहां पर भी लगा हुआ है एक CH3। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, जरूरी नहीं ये नीचे लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी। तो 1 2 3 4, इसमें तो सिर्फ 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 4 5 6 है। और अगर स्ट्रेट चेन में देखो तो 3 3 6 और 7। तो मेरी जो स्ट्रेट चेन है वही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ठीक है जी, तो यही मेरी क्या हो गई? पेरेंट चेन। क्या हो गई? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये दोनों मेरी क्या हो गई? ब्रांच चेन। अपने आप समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था? इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दें क्या? CH2, CH2, CH3। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी नंबरिंग। भाई ऊपर से करूंगा तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, 6 7। और इधर से करोगे तो 6 के बाद 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सी नेमिंग सही होगी जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से पढ़ रहा है 3rd पोजीशन पे और नीचे से पढ़ रहा है 4th पोजीशन पे, तो ये वाली मेरी नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले होगी इन ब्रांच चेन की नेमिंग। पिछली बार सिर्फ एक जगह पर लगा हुआ था 2, लेकिन इस बार एक लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे और एक लगा हुआ है 4th पोजीशन पे। मैं लिखूंगा 3,4। क्या लिखूंगा? 3,4। इसका मतलब एक लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे और दूसरा लगा हुआ है 4th पोजीशन पे, फिर बीच में आ जाएगा डैश। अब यहां पर 2 बार लगे हुए हैं मिथाइल, 2 के लिए आएगा डाई। क्या आएगा? 3 होंगे तो ट्राई, ट्राई से ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी। डाई और ट्राई बस 2 याद रखना, उससे टेट्रा वेट्रा पेंट वेंट वो सब कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डाई मैक्सिमम ट्राई। तो 2,3 डाई इसलिए क्योंकि 2 हैं और दोनों के दोनों क्या हैं? मिथाइल। तो 3,4 डाई मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा? कितने कार्बन हैं पेरेंट चेन में?
ये तो देखो ब्रांच चेन की नेमिंग हो गई। अब क्या आएगा? हेप्टेन, ये हो गई इसकी नेमिंग। अगर ये नहीं होता तो मैं इसको लिखता 3 मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 2 बार आ गए इसलिए। अब एक और चीज, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं मैं इसको हटाकर इसके जस्ट नीचे लगा दे रहा हूं। अब नेमिंग कौन सी सही है भाई? चाहे ऊपर से देखो तब भी 4th नंबर पे लगा हुआ है, और इधर से देखो तब भी 4th नंबर पे लगा हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? तो दोनों ही सही हैं, ऊपर वाली नंबरिंग भी सही है और नीचे वाली भी। लेकिन अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी जरा देखिए। मैं इधर से गया, मस्त घूमता हुआ जा रहा था, मैंने देखा 4th नंबर पे ऊपर गया, मैंने कहा अच्छा जी मिथाइल लगा हुआ है। मैं जब वापस आया मैंने देखा अरे एक और है भाई साहब, 4th नंबर पे ही एक और है। तो इस बार 3,4 की जगह पर क्या हो जाएगा? 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग अगर होंगे तो मैं अलग अलग नेम लिख दूंगा, नंबर्स, और अगर साथ में होंगे तो मैं वही सेम नंबर 2 टाइम्स लिख दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका वैसे भी नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्रांच चेन की नेमिंग मैंने आपको समझा दी है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से नेमिंग होती है। अब ये एल्कीन्स की किस तरीके से करेंगे? अभी मैंने सारे सिंगल बॉन्ड्स की बताई आपको, बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आया। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब कैसे करोगे वो जरा देखिए। उसके रूल्स जरा देख लीजिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जैसा कि हमने पीछे किया। कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसी को क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन, जो हमने लास्ट क्लास में किया। लेकिन जो पेरेंट चेन है इस बार उसमें डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। मान लीजिए एक ऐसी चेन बन रही है जिसमें 7 कार्बन्स हैं, एक ऐसी चेन बन रही है जिसमें 5 कार्बन्स हैं, लेकिन जिसमें 7 कार्बन्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, और एक ऐसी चेन है जिसमें 5 कार्बन्स हैं बट उसमें डबल बॉन्ड है। तो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी? डबल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड के साथ जो लॉन्गेस्ट चेन बना रही है उसको लोगे आप, ठीक है? और उसको हम पेरेंट चेन कहेंगे। सेकेंड स्टेप, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड। जैसे पीछे मैंने नंबरिंग की वैसे ही अब मैं नंबरिंग करूंगा। इन सच अ वे डबल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब अब मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 और यहां से 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग कौन सी वाली सही होगी? ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूर में पड़ रहा है, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहली कंडीशन क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, या ट्रिपल है तो ट्रिपल भी। और जब नंबरिंग करोगे तो वो वाली नंबरिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जहां से वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। इससे पहले किसको प्रेफरेंस दे रहे थे हम? ब्रांच चेन को। इस बार हम किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को, ठीक है? थर्ड स्टेप, वो कह रहे हैं द पॉसिबल ऑफ द प्रीफिक्स और सफिक्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स। जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स होंगे उनको नंबर की मदद से डिनोट किया जाएगा। फिगर्स आर मेंशन्ड बिफोर द नेम्स। जो भी फिगर्स होंगे, जैसे कि जो भी आपके डैश वगैरह होंगे या कुछ भी नेमिंग वगैरह होगी, उसको पहले लिखा जाएगा
और बाद में क्या लगा दिया जाएगा, डैश। जो नेम बनेगा उसके बीच में क्या लगाया जाएगा, डैश लगाया जाएगा। ठीक है, विच आर मेंशन्ड बिफोर द नेम्स आर सेपरेटेड बाय डैश। ठीक है, कैसे करोगे, आपकी जो नेमिंग है ना वो थोड़ी इजी रहेगी। आपकी वो वाली नेमिंग नहीं आएगी जहां पर बॉन्ड्स बीच में हो। आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो या तो स्टार्टिंग में होगा या एंड में होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 अब इसकी नेमिंग क्या होगी? ये पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन, और ये क्या हो गया आपका, ब्रांच चेन। अब नंबरिंग की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो यहां पे है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी जरा देखिए। सबसे पहले होगी नेमिंग ब्रांच चेन की। ब्रांच चेन में अगर आप देखें तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल। ठीक है, फिर डैश क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर पे है, सॉरी देखो अगर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली भी इसका नेम लिख सकते हो। कैसे, 1 2 3 4 5 के लिए क्या होता है, पेंट, और क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो इन, या फिर इसी चीज को लिखा जाता पेंट 1 इन। अगर सेकंड नंबर पे होगा तो पेंट 2 इन, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहां पर फर्स्ट नंबर पे है तो अंडरस्टूड है कि अगर पेंट इन लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पेंट इन लिख दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में फर्स्ट या एंड में ही आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रिपल बॉन्ड वही सेम प्रोसेस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, इसके लिए कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, जो 2 इन कर रहे थे वो 2 आइन हो जाएगा, 1 इन कर रहे थे वो 2 1 आइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आइसोमर्स, ये यहां से नेमिंग आपकी आएगी। अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वगैरह की आपको नेमिंग देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो या तो स्टार्टिंग में या एंड में, और उसकी नेमिंग हम पहले भी सीख चुके हैं, उसमें आपको 1 और 2 और वो ब्रांच चेन वगैरह का फंडा नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पे जरा देखिए आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन, अभी हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब हम कैसे समझेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है? जब नेमिंग चेंज हो जाएगी, एक ये केमिकल कंपाउंड है इसका और एक और केमिकल कंपाउंड है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर तब माना जाएगा जब इसकी नेमिंग और इसकी नेमिंग डिफरेंट हो। अगर नेमिंग भी सेम है तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more organic compounds having same molecular formula but different structure is called isomerism। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी एक से दो से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रेजेंट हो जाए या लिखा जा सके,
इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए या उससे ज्यादा, तब तो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। नो आइसोमर इज पॉसिबल इन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ आइसोमर इज ब्यूटेन। पहला वो मेंबर जिसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो है ब्यूटेन। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसके आइसोमर्स बनाए जाएंगे और कैसे हमें पता चलेगा। इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं जरा समझिए। 4 कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4। एक यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक यहां हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक यहां, एक यहां और एक यहां। इसी को कैसे लिखा जा सकता है आपको पता ही है। इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई? CH3 ये पहला है, CH2, CH2, CH3 ये मेरा फर्स्ट आइसोमर है। ठीक है। इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां से ये वाला मिथाइल उठाऊं और यहां लगा दूं और यहां पे लगा दूं हाइड्रोजन। समझो जरा, मैंने वहां से जो CH3 उठाया उसको लगा दिया मैंने यहां पर और यहां से जो हाइड्रोजन हटा वो यहां पे लगा दिया। क्या नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स चेंज हुए? नहीं, जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो गया। CH3, CH, CH3, CH3। काउंट कर लो भाई, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, काउंट कर लो। तो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है? इसकी नेमिंग करेंगे अब हम। भाई ये हो गई मेरी पेरेंट चेन और ये हो गई मेरी ब्रांच चेन। नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, इधर से कर लो या इधर से कर लो, एक ही बात है। इसकी नेमिंग क्या होगी? सबसे पहले आपको बताया था ब्रांच चेन की नेमिंग होती है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल और यहां पर कितने? मैथ एथ प्रोप। अब इसके बाद किसकी नेमिंग करोगे? पेरेंट चेन की, तो 2 मिथाइल और फिर क्या आएगा? मैथ एथ प्रोप। प्रोप इसलिए क्योंकि 3 कार्बन हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। बताइए समझ में आया? अरे कोई बात नहीं, समझ जाओ, स्पेलिंग गलत हो गया ना। 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब समझ में आ गया? एनी डाउट? आगे बढ़े तो अब बात करेंगे पेंटेन की। अब कितने कार्बन हैं भाई? ऐसे समझिए, बस मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं वैसे ही लिखूंगा CH2 CH2 करके। ठीक है, तो पहला तो हो गया जी सिंपल, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। ये पहला हो गया। और क्या हो सकता है जरा समझिए। क्या मैं इसको उठाकर यहां पे लगा सकता हूं और ये वाला हाइड्रोजन यहां पर, तो ऊपर कितने बचेंगे? CH3, CH, CH2, CH3 और यहां पे लग जाएगा हमारा CH3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये हो गई मेरी पेरेंट चेन और ये हो गई मेरी ब्रांच चेन। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी जरा ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4 गलत वाली करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस इसलिए बताया गया कि भाई ये गलत है और ये सही है, तो आपको सिर्फ सही करनी है, गलत वाली करनी ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी अगर आप डिनोट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भाई साहब मुझे दिख रहा है सेकंड नंबर पे मिथाइल,
और ये क्या है, 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है इसीलिए एन, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या देवी जी, अब ब्रांच चेन में तो सिर्फ 4 कार्बन बचे हैं, एक तो नीचे शिफ्ट हो गया है, तो जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन हैं, एक कार्बन की ऑलरेडी हो चुकी है मिथाइल, और यहां पे जो बचा है वो है ब्यूटेन। समझ आ रही बात या नहीं? अब दोनों में काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन हैं 5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं 12। ठीक है। थर्ड, इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है। कैसे? क्या मैं इसको उठाकर भी इसके ऊपर लगा सकता हूं? तो यहां पे बचेंगे 3 और एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो क्या होगा, CH3 CH नहीं, सिर्फ CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? कोई सी भी, जो आपका मन करे वो ले लो, क्योंकि हर तरफ, इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ये वाली लेता हूं मैं पेरेंट चेन। सर ये वाली क्यों नहीं? ये वाली ले लो, आपकी मर्जी। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ब्रांच चेन, सॉरी पेरेंट चेन हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, कैसे भी ले सकते हो भाई। अब नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3, लेकिन सेकंड नंबर पे इधर भी और इधर भी मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? मैं जब ऊपर से नीचे आया तो मैंने देखा भाई सेकंड नंबर पे लगा हुआ है एक मिथाइल, फिर मैं जब इसी रास्ते से वापस जा रहा था मैंने देखा अरे एक और लगा हुआ है भाई, तो 2,2, क्योंकि 2 हो गए, यहां पे गलती होती है बच्चे, 2,2 मिथाइल लिख देते हैं, लेकिन 2 हैं तो क्या आएगा, डाई मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा भाई, मैथ एथ प्रोप, क्योंकि पेरेंट चेन में सिर्फ 3 ही है, तो प्रोप इसलिए आएगा क्योंकि 3 कार्बन हैं, एंड में एन इसलिए आएगा सिंगल बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पेंटेन का हो गया। पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 3। आइसोमर्स तभी माने जाएंगे जब उनकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। अगर नेमिंग चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने बस अरेंजमेंट अलग तरीके से कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। कैसे? क्या कहना चाहता हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा हेक्सेन वाले में। कितनी स्लाइड छोड़ दी मैंने? ये आ गया। तो प्रोपेन के ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स थे? 2। पेंटेन के कितने थे? 3। हेक्सेन के कितने होंगे? चलो देखते हैं। हाँ जी भाई, CH3 देखो, क्योंकि एक बॉन्ड यूज हो गया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यहां पे 3 कार्बन लगेंगे, यहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो 2 बॉन्ड यूज हो गए, बच्चे कितने? 2, तो 2 लग जाएंगे हाइड्रोजन। CH2 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 कितने हो गए? 3 4 5, और यहां पे क्या आएगा? इसकी नेमिंग क्या होगी? कुछ नहीं भाई, हेक्सेन, कोई बदलाव नहीं। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि इस लास्ट वाले को उठा के ना यहां पे लगा दिया जाए, तो CH3 CH CH2 CH2, यहां पे बचेगा CH3, टोटल 6 थे ना, आप 5 बचे, यहां पे लग जाएगा CH3। अब ये बन गई आपकी पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से शुरू होगी भाई? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ, ऊपर से गलत हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग क्या होगी भाई? 2 मिथाइल और 5 कार्बन से, तो यह आ जाएगा पेंटेन। ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पे, CH3। अब इस वाले उठा के ऊपर भी तो लगा सकते थे, नीचे ही क्यों? ऐसे भी तो लगा सकते थे। अब इसकी पेरेंट चेन कौन सी है भाई? 1 2 3 4 5, तो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और इसका नेम क्या होगा? इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ये सेम हो गए। जब नेमिंग सेम होगी
तो उसको आइसोमर नहीं माना जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहे हो? बस आपने क्या किया, हाइड्रोकार्बन जो नीचे था उसको ऊपर लगा दिया, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये और ये सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, जान के मैंने ये किया है। अब फिर और क्या ऑप्शन है? अरे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको स्टार्टिंग में ना लगा के मैं यहां पे लगाऊं। ठीक है, CH2 यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो भाई ये हो गई मेरी पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसका भी नेम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन। ये भी सेम ही है। आइसोमर तब काउंट किया जाएगा जब उसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने पता क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये हाइड्रोकार्बन इधर आ गया। तो अगर आप इसको ना लगाकर इधर लगाओगे और नेमिंग चेंज नहीं हो रही है तो उसको आइसोमर काउंट नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर क्या है, और कोई ऑप्शन बचा है हमारे पास? अभी बहुत ऑप्शंस है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कहीं आप अलग अलग तरीके से लिख दो और आपको ये भी आइसोमर, ये भी आइसोमर, ये भी आइसोमर, ऐसा नहीं। जब तक नेमिंग चेंज नहीं होगी तब तक नहीं माना जाएगा। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई इसको उठाकर भी यहां पे लगा दो, एक इधर लगा दें, एक यहां लगा दें। ठीक है, तो क्या होगा भाई? CH3 CH, यहां पे लगा दीजिए CH3 और CH और लास्ट में CH3। अब आपके मन में आ रहा होगा ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, कहीं भी लगा दो, नेमिंग जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, मैं लगा रहा हूं इसको ऊपर, क्यों? क्योंकि नीचे मैं नाम लिख पाऊंगा। आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब दो अलग अलग जगह पर लग गए हैं, इसलिए इनकी नेमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करें भाई? कहीं से भी कर लो, यहां से भी सेकंड नंबर पे पड़ रहा है और यहां से भी, तो 1 2 3 4 ये वाली नंबरिंग से आई। उधर से करोगे तब भी सही आएगी। अब इसका नेम कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मैं जब इधर मूव किया करने लगा तो मैंने देखा सेकंड नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ा तो मुझे थर्ड नंबर पे एक और दिख गया, तो 2,3 क्या हो जाएगा? डाई। डाई लगाना मत भूल जाना, डाई मिथाइल। दोनों ही क्या है? मिथाइल है। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 के लिए आएगा ब्यूट और फिर आएगा ए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका नेम होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आइसोमर है, क्योंकि अब इन तीनों की नेमिंग जो है वो चेंज हो गई है। एक और करा दूं, मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि क्यों ना इसको उठाकर इसी के नीचे लगा दिया जाए, तो पोजीशन सेम हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि जब मैं कराऊंगा ना तो आंख बंद करके आप नाम बता दो। देखो अभी मैंने बनाया भी नहीं है और आपने नेमिंग बता दी, लेकिन अब यह मत सोचना कि अब तो हमें कुछ करनी नहीं, बस आंख बंद करनी और नाम बताना है। भाई साहब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जाके। अभी बिल्कुल मैंने पढ़ाया और फ्रेश है, इसलिए आप कर पा रहे हो। ठीक है, एक और करा देता हूं मैं। देखो CH3 C CH2 CH3, यहां पर कितने टोटल? 6 है ना, 4 और 6। अगर आप इसको यहां पे लगाओगे ना तो नंबरिंग चेंज नहीं होगी, नेमिंग जो है वो चेंज नहीं होगी, अगर इसको लगाकर आपने यहां लगा दिया तो। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों आइसोमर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये हो गई मेरी पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4। अगर आप इसको यहां पे लगा दोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो नेमिंग चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा भाई? इधर से जब मैं मूव करता हुआ गया तो मैंने देखा भाई सेकंड नंबर पे, और फिर मैं वापस आया तो मैंने देखा भाई 2 ही नंबर पे एक और लगा हुआ है, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपके आइसोमर्स वगैरह ही दिए हुए हैं। आप ये सोचिए अगर मैं इसको इसके नीचे लगा दूं तो मिथाइल की जगह पर क्या हो जाएगा? हाँ जी भाई, 2 कार्बन आ जाएंगे ना। ये कार्बन उठाकर मैं इसके ही नीचे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? नहीं बेटा,
अब आप पहले ये देखोगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, फिर लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं ये बन जाएगी, अभी भी क्या बचेगा, मिथाइल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नीचे है तो फिर उस इथाइल हो गया। हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए होमोलोगस सीरीज आ गई, लेकिन मैं ऐसे करा देता हूं भाई, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, इतना बड़ा नाम मान लीजिए कोई है। अब ये है मेरी पेरेंट चेन, मुझे पता है सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है, आप चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, इस वाले में सबसे ज्यादा कार्बन है। नंबरिंग कहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर जो है वो है हमारा इथाइल, तो इसकी नंबरिंग नेमिंग कैसे होगी, 4 इथाइल, और फिर क्या होगा, ऑक्टेन। डाई क्यों लगेगा, एक ही तो है इथाइल, इथाइल तो एक ही है भाई साहब, दो इथाइल थोड़े लगे हुए यहां पर और यहां पर। अगर दो इथाइल लगे हुए होते तब मैं इसको बोलता डाई इथाइल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, वो तो बस मैं दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी तो आपको पहचानने होंगे सबसे ज्यादा कहां पर है, इसलिए मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ। आप इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? किसी बच्चे कोई दुख दुविधा परेशानी, क्लियर है अच्छे से? होमोलोगस सीरीज सॉरी आइसोमर्स, आइसोमर्स में से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो पेंटेन का है, चाहे वो हेक्सेन का है, चाहे वो हेप्टेन का है। भाई यहां पे मजे थोड़ी ले रहा हूं मैं यार, जैसे करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है। सर ऐसे करना जैसे आपने कराया, अरे भाई साहब मैं वही करा रहा हूं जो आपको करना है, समझ गए? जैसे कराया जा रहा है वैसे ही करना है। अच्छा, आपके जो 99% चांस है वो हेक्सेन के आने के चांस है, कभी कभी पेंटेन आ जाता है, वरना हेक्सेन के आपको याद होने चाहिए। समझ आ रही बात है? अब बात करते हैं जी होमोलोगस सीरीज की। मैंने इससे पहले जो आपके लेक्चर्स लिए उसमें मैंने बोला था होमोलोगस सीरीज एक बड़ा टॉपिक है, अलग से पढ़ाऊंगा। अब आपको समझ में आएगा क्यों। वहां पे बस मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बता दी थी कि एक फॉर्मूले के से अगर सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स लिख दिए जाए तो फिर वो होमोलोगस सीरीज हो जाती है, बट ऐसा सिर्फ उतनी सी बात कंप्लीट नहीं, वो इनकम्प्लीट है। हाँ जी, देखो इधर जरा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है भाई? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ये तो हुई जी आपकी डेफिनेशन। अब देसी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आपको क्या है फंडा। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एल्केन के मैंने सारे कंपाउंड लिख दिए, CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अगर आप इसमें और इसमें आप ध्यान दें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। देखो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए और 1 कार्बन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो एवरी 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, इन सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सिमिलर होगा, मतलब कोई ब्रांच चेन वगैरह का फंडा नहीं है यहां पर, सारे आप स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हो। तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं, क्योंकि यहां पर चेन छोटी है, यहां पर चेन बड़ी है, यहां पर चेन और बड़ी है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें भी और इसमें भी, और सभी में सिंगल बॉन्ड्स है। तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इनका जो फॉर्मूला है वो एक ही है, सभी के सभी एक ही फॉर्मूले, जो कि फॉर्मूला है आपका क्या, CnH2n+2, एक ही फॉर्मूला है। सारे के सारे कंपाउंड्स 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी।
आपने कई बार तरबूज देखा होगा छोटा होता है और कई तरबूज बड़े होते हैं, भाई दिखने में तो सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, बट वो छोटे बड़े कैसे हो गए? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मास है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो तरबूज छोटा है उसमें हाइड्रोकार्बन्स कम है, जो तरबूज बड़ा है उसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा है। लेकिन खाओगे तो आपको बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मास बढ़ता चला जा रहा है तो उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, साथ के साथ मैं इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं। भाई 1 कार्बन का होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का होता है 4, तो आंसर कितना आ गया 16। इसका निकालूंगा तो 24 2 कार्बन का और 6 हाइड्रोजन का 6, तो आंसर कितना आ रहा है भाई 30। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं 30 माइनस 16 तो आंसर कितना आएगा 14। तो इन दोनों मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है 14u, इन दोनों का मास का डिफरेंस भी कितना आएगा 14u, इन दोनों का मास का डिफरेंस भी कितना आएगा 14u। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं। एक कार्बन का कितना मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? तो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे और मास से कितना डिफर करेंगे 14u। कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसका और इसका मास निकाल के आप माइनस करके दिखाओ, देखो सर आप गलत पढ़ा रहे हो 14u नहीं आया। कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, बैक टू बैक है, समझ जाओ भाई, एपी समझ लो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। समझ आ रही बात ये नहीं? अब चाहे आप एल्केन ग्रुप का बना लो, सारा ग्रुप वो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करेंगे, एल्कीन का बना लो, एनकाइन का बना लो या एल्काइल का बना लो, सारे का सारे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे। उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। कौन कौन सी है जी? पहला है जी एल्केन, अरे पीछे आ जा भाई, पहला है जी एल्केन। आप देख सकते हो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकाल के देख लेना। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिमिलर है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि साइज जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। ये इथाइन, जो इथीन होता है उसका एथिलीन जो है, इथाइलीन जो है वो उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। इथाइन को प्यार से एसिटिलीन भी कहते हैं, ये याद रखना। कई बार अब जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह है उसमें एसिटिलीन लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या है इथाइन। तो ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन कहां से आ गया? एल्कीन, एल्काइन आ गया यार, ये क्या कर रहे हैं ये टाइपिंग वाले? हाँ जी हाँ जी भेज दीजिए। एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। ये सभी में प्रॉब्लम है ना? अरे यार गड़बड़ कर दी सारी, हेडिंग में भी गलत, समझ जाओ यार, ये एल्काइन का है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहां पर भी YNE 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 YNE, समझ आ गई बात ये नहीं? तो ये होमोलोगस सीरीज के हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज जो मैंने अभी आपको सारी स्टार्टिंग में बताई वही है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। एल्केन के जितनी भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही फॉर्मूले से बने हैं या नहीं बने? पहली प्रॉपर्टी, एनी एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन ग्रुप, CH2 group. The difference in the molecular mass of any two adjacent homologous is 14u. All the compounds of homologous series shows similar chemical properties, और उसका रीजन यही है कि सभी में हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है, और सिमिलर स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहेगा। The members of homologous series show a gradual change in their फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डेंसिटी चेंज होगी, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए कोई दुख, दुविधा, परेशानी? समझ आ गया? नोट कीजिए।